हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, एक नई बुक। हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चैप्टर्स हमने कवर करने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, जब हम किसी इकोनॉमी की बात करते हैं, किसी पूरी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, जब हम किसी पूरी कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, तो हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि जब हम किसी पूरी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल्स की, कंज्यूमर बिहेवियर की, और हमारे सप्लायर्स की, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, किसी पर्टिकुलर गुड्स की, इन सब चीजों की छोटे छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की, पूरी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम की। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर हमने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की बात करनी है, इंडिया के अंदर टोटल मनी सप्लाई की बात करनी है, हम आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं, हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम पूरी कंट्री की बात यहां पे कर रहे हैं। यानी कि ये सब टॉपिक्स आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आज की क्लास में हम अच्छे तरीके से, बिल्कुल बढ़िया से और आसान आसान प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके ये समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें क्या क्या कवर करना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, और काफी सारी बुक्स जो बच्चों के 12th क्लास में या 11th क्लास में लगाई जाती है, जब वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स ही होता है। और लेकिन अगर किसी बुक का फर्स्ट चैप्टर ये नहीं है, फिर भी आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार सीबीएसई के एग्जाम में, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। राइट अ डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो इसीलिए आपको बेसिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह समझेंगे कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि क्लास 12th के सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। सीबीएसई ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को 5 यूनिट में डिवाइड किया है। पहला यूनिट है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, सेकंड मनी एंड बैंकिंग, थर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, फिफ्थ है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप ये सब पढ़ोगे। अब आप पूछोगे सर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन यहां पे तो लिखा ही नहीं हुआ। तो जैसे आप नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का चैप्टर स्टार्ट करोगे, या फिर सीबीएसई की नोटिफिकेशन में आप नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स का पॉइंट देखोगे, तो वहां पे पहला पहला पॉइंट यही है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम आज की क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उनको अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। हम बेसिक एग्जांपल से भी समझेंगे, और हम जो बुक की डेफिनेशन है उसको भी समझने का ट्राई करेंगे, जिससे कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड, हमारी बुक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड में हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट। अब देखो, हम इकोनॉमिक्स को पहले एक पढ़ते हैं सिर्फ, कि इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया, खत्म बात। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 जो कि यूएसए एंड यूरोप में हुआ था, उसके बाद इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रो और मैक्रो। इकोनॉमिस्ट ने यह समझा कि
मैक्रो इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअल स्टडी करना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, क्या उसका स्कोप है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, ये हम आज के चैप्टर में अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो समझते हैं मैक्रो वर्ड से। मैक्रो वर्ड का मतलब ही क्या है? मैक्रो वर्ड का मतलब है लार्ज, या फिर होल। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड को डिवाइड करूं तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मैक्रो में और एक इकोनॉमिक्स में, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो का मतलब क्या है? मैक्रो का मतलब है लार्ज, होल। यानी कि जब हम किसी इकोनॉमिक सिस्टम को, किसी कंट्री की इकोनॉमी को, या किसी भी हम कंट्री के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, या जो भी इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज हैं उसको एज अ होल, पूरी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, पूरी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपके सामने है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यानी कि बिगर पर्सपेक्टिव, वाइड एरिया, यानी कि एज अ होल। कि जब हम होल जब हम होल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप कहोगे सर ठीक है कि ये पॉइंट तो हमने समझ लिया कि हम जब पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। कि आपने समझा दिया कि हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी की, इकोनॉमिक सिस्टम की। बेसिकली अगर मैं पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, अगर मैं इंडिया की इकोनॉमी एज अ होल पढ़ने का ट्राई कर रहा हूं, एज अ लार्ज इंडियन इकोनॉमी पढ़ने का ट्राई कर रहा हूं, हम स्टडी कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम की, तो हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है सर, ये पॉइंट समझ आ गए। लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या? एज अ होल इकोनॉमिक सिस्टम, हम उस सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं यह समझना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे आने वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। कि भाई नेशनल इनकम अगर हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो में ही नेशनल इनकम क्यों पढ़ते हैं, माइक्रो में क्यों नहीं पढ़ते? अगर हम आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसको मैक्रो में क्यों पढ़ रहे हैं? तो आइए इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं। देखो, ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैक्रो का मतलब है लार्ज, होल, या फिर होल इकोनॉमिक सिस्टम। जब हम पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं नेशनल इनकम। सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आई एम टेलिंग यू सबसे डिफिकल्ट चैप्टर भी है। क्योंकि बच्चे कई बार नेशनल इनकम के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम हमारे क्लासेस में हर एक पॉइंट को नेशनल इनकम के बहुत स्लोली स्लोली बहुत प्यार से कवर करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में नेशनल इनकम से काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। सेकंड नंबर पे टोटल एम्प्लॉयमेंट। देखो, नेशनल इनकम मतलब क्या है? पूरी हम होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हम यहां पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी इकोनॉमी की, यानी कि नेशनल, इंडिया की नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। टोटल एम्प्लॉयमेंट की, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी, यहां भी ये लार्ज पर्सपेक्टिव है। हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि
एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जीडीपी कितनी है। यहां पे हम टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रेजिडेंट्स, यानी कि जितने भी टोटल हमारे देश में लोग रहते हैं, टोटल वर्कफोर्स कितनी है, हम उसको देखेंगे कि कितनी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लोग कितने हैं, पूरी कंट्री को देखेंगे। इसीलिए यहां पे हम एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं यहां पे इन्फ्लेशन के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया में इन्फ्लेशन 4.4% से बढ़ गया है, 7% से बढ़ गया है, 8% से बढ़ गया है। यहां पे हम पूरी कंट्री के इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, यहां पे हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं करेंगे, यहां पे हम इन्फ्लेशन के अंदर पूरी कंट्री की बात करेंगे। और यह भी समझेंगे कि जब कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, जब कंट्री में इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, कि जब कंट्री के गुड्स महंगे हो जाते हैं, यानी कि महंगाई देश में किसी पर्टिकुलर रेट से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से कंट्री की मनी सप्लाई में, कंट्री के डिमांड में, कंट्री के परचेजिंग पावर में, मनी सप्लाई के अंदर, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या क्या रीजन है, हम ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे एक करंट अफेयर के पॉइंट को लेके बात करूं, तो अभी आपने सुना होगा एक श्रीलंका। श्रीलंका लास्ट 1 महीने से 2 महीने से लगातार न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, एक ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस जिसने पूरी कंट्री को बर्बाद कर दिया है। अब क्राइसिस के रीजन क्या है, क्राइसिस क्यों हुआ, उनकी गवर्नमेंट ने अच्छे पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करी, या गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं है, बाहर किसी कंट्री का इंफ्लुएंस है, ये अलग बातें हैं। लेकिन हमने ये समझना है कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, right now when we are discussing about Sri Lanka economic crisis, we are talking about a whole economic system, we are talking about the economic system of Sri Lanka। यानी कि यहां पे हम किसी एक कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अगर मैंने पूरी कंट्री को देख के बोला कि पूरी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम बर्बाद हो चुका है, पूरी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम इतना खराब हो गया है कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज चैनल में छप चुका है, तो हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि यहां पे पूरी किसी कंट्री के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो रही है। तो बेसिकली मोटा मोटा हम हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये सब पढ़ते, जैसे कि हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे एज अ होल इकोनॉमी के बारे में, पूरी इंडिया के नेशनल इनकम की बात करेंगे, हम टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, हम इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या फिर किसी कंट्री का क्राइसिस है, ऐसी बातें करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब बातें नहीं होती। तो आगे समझते हैं जो बुक के अंदर डेफिनेशन दी गई है हमें, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको ये कुछ लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी। अब चाहे ये बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम इन सब डेफिनेशन को, इन सब फॉर्मूलाज को, इन सब डायग्राम को, ग्राफ्स को इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, जिससे कि आपके यहां माइंड में ये सब चीजें छप जाएं कि जब आप एग्जाम लिखने बैठो तो आपके पास वर्ड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। तो समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। द टर्म मैक्रो हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म मैक्रोस। अब देखो, मैक्रो और मैक्रो में सिर्फ के और सी का फर्क है, और मैक्रो इंग्लिश टर्म है, मैक्रोस ग्रीक टर्म है। अब मैक्रोस का मतलब क्या है? विच मींस लार्ज। तो मैक्रो का मतलब हुआ लार्ज। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज मींस इकोनॉमी एज अ होल। जैसे हमने पहले, इससे पहली वाली स्लाइड में ही समझ लिया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। व्हेन वी आर डिस्कसिंग और व्हेन वी आर स्टडिंग एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री, जब हम किसी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी इकोनॉमिक के सिस्टम के एज अ होल बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic issues or economic problems at a level of an economy as a whole। दोनों की दोनों लाइन में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? एज अ होल। ये पॉइंट कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हम एज अ पूरी होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अगर मैं इंडिया की, हमारे प्यारे भारत देश की बात करूं,
तो जब हम पूरे भारत देश के इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे, भारत देश के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडी करेंगे, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। लेकिन अगर वहीं पे हम पर्टिकुलर सेक्टर्स की, इंडिविजुअल्स की, कंज्यूमर की, सप्लायर्स की ये बातें कर रहे हैं, इन चीजों की स्टडी कर रहे हैं, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। आगे वाली स्लाइड में हम समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। आई एम श्योर कि आपको ये डेफिनेशन क्लियरली समझ आ गई हो, क्योंकि ये हम पहले ही ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। नेक्स्ट, तो एमएच स्पेंसर भाई साहब ने भी, ये भी एक इकोनॉमिस्ट है बहुत फेमस, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमी एज अ होल, अगेन द सेम पॉइंट, और लार्ज। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमी एज अ होल और लार्ज segments of it. In macroeconomics, attention is focused on such problems as the level of unemployment, the rate of inflation, the national's total output and other matter of economy wide significance. देखो बेसिक पॉइंट सिर्फ कहने का, हर डेफिनेशन का यही है। अब कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लेना और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसे लिखाना, लेकिन आपकी डेफिनेशन में आपको यह देखना है कि ये वर्ड होने बहुत जरूरी है। एज अ होल, लार्ज, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, इन्फ्लेशन, नेशंस टोटल आउटपुट, ये सब बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हुए हमें स्टडी करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि डिफरेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप सबने जरूर सुना होगा अपनी अखबारों में, कई बार ऐसा होता है कि टमाटर बहुत महंगे हो गए, कि भाई टमाटर इतने महंगे हो गए हैं कि किसान की टमाटो प्यूरी की सेल बढ़ जाती है। देखो ये भी इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। सब्स्टिट्यूट गुड्स हम ये आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपने कई बार सुना होगा कि प्याज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और प्याज हर घर में यूज होता है। लेकिन जब हम छोटी छोटी टर्म्स की, जब लोकल लेवल की बात कर रहे हैं, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। सेम जब आपने सुना होगा कि आरबीआई की स्टडी करी जा रही है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, उससे पूरी इकोनॉमी इफेक्ट करेगी। सेंट्रल बैंक का कोई एक्शन अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम स्टडी किसके अंदर करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। समझते हैं, देखो मानो कि ये क्या है, पूरा ये हमारा पूरा प्यारा भारत देश है, इंडिया। अब जब हम छोटे छोटे पॉइंट्स के, लोकल पॉइंट्स के, ऐसे छोटे छोटे लोकल जो पॉइंट्स हैं, अब इन ये लोकल पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये कंज्यूमर्स हो सकते हैं, ये कुछ फैक्ट्रीज हो सकती हैं, ये कुछ हाउस होल्ड हो सकते हैं। यही सब स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर हम, कि कंज्यूमर का बिहेवियर, फैक्ट्रीज का आउटपुट, हाउस होल्ड की, एक घर में अगर हम देखो, एक हाउस होल्ड का मतलब है 5 लोग एक घर में, कि हाउस होल्ड की टोटल डिमांड क्या है, किस पर्टिकुलर एरिया में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, किस पर्टिकुलर एरिया में किस सर्विस की डिमांड है, अर्बन सेक्टर के अंदर किस प्रोडक्ट की डिमांड है, किस जगह पे आईटी की ज्यादा डिमांड है। लेकिन अगर हम इन सिंगल सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब हम इन सिंगल सिंगल स्टडी की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर हमें इन सब पॉइंट्स को, चाहे ये फैक्ट्री है, चाहे ये कंज्यूमर है, चाहे ये हाउस होल्ड है, चाहे ये कोई ऑफिस है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर हम इनकी इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। लेकिन अगर हम इन सबको एज अ होल, इन सबको एक इकोनॉमिक सिस्टम में समझते हैं, तो क्या समझेंगे, इसका मतलब है, तो हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो अगर हम इन सब इंडिविजुअल पॉइंट पे बात करें, इंडिविजुअल कंपनीज की, फैक्ट्रीज की, कंज्यूमर की बिहेवियर की बात करें, तो हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। लेकिन अगर हम इनको एज अ होल, एज अ पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बात करें, तो हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब देखो, यह है आपका मैक्रो और यह है आपका माइक्रो। एम से अगर मैं एम काट दूं, सी से अगर मैं सी काट दूं, आर से अगर मैं आर काट दूं, और ओ से अगर मैं ओ काट दूं, तो यहां बचेगा ए और यहां बचेगा
आई। ए से बनता है एग्रीगेट, आई से बनता है इंडिविजुअल। अगर एग्जाम में सब कुछ भूल जाओ ना, कि कुछ भी याद नहीं रहता कि भाई क्या पढ़ाया था सर ने, क्या बताया था सर ने, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, सब कुछ भूल जाओ, तो इसको याद कर लेना कि मैक्रो और माइक्रो में सेम वर्ड्स को काटने के बाद मैक्रो से ए बचेगा, माइक्रो से आई बचेगा। ए से बनता है एग्रीगेट यानी कि लार्ज सिस्टम, होल इकोनॉमी, और आई से बनता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एग्रीगेट की स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यही एक बेसिक डिफरेंस है। अब हम अगले वाली स्लाइड पे अलग अलग पॉइंट पे मैक्रो और माइक्रो को डिफरेंस समझने का ट्राई करेंगे। आगे समझते हैं। देखो, अब आपके पास ये पूरी स्लाइड है। अगर आप ऐसे आंसर लिखाओगे, अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड आई एम टेलिंग यू, ये कई बार सीबीएसई के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया है। ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं, कि या मेरा मन कर रहा है तो मैंने बता दिया आपको, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली आज ही बता दूं कि मुझसे बच्चे बोलते हैं, और कई बच्चे बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स या टोटल इकोनॉमिक्स एक थ्योरी सब्जेक्ट है। बिल्कुल गलत। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और इवन पूरा इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आपने इकोनॉमिक्स को अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास के सिस्टम से, अगर अपनी साथ वाली जो किराने की दुकान है, जो गोलगप्पे की रेडी है, या बड़ी कंपनी है, या कोई बड़ा ऑफिस है, या कोई बड़ी फैक्ट्री है, अगर उससे रिलेट करके नहीं समझा तो आपको इकोनॉमिक्स कभी भी समझ नहीं आएगा। अपने आसपास देखो। देखो, आपको बेसिक एग्जांपल देता हूं एक। हम इकोनॉमिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ते हैं, और हम सबको पता है कि या तो एक इंसान चाय पीता है या फिर कॉफी पीता है। तो कॉफी और चाय एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यानी कि एक दूसरे को वो बदल सकते हैं। कि मानो या तो आपके घर में 5 लोग हैं, आपकी बहन कॉफी पीती है, आपका भाई चाय पीता है, आपकी मम्मी चाय पीती है, पापा चाय पीते हैं, आप खुद कॉफी पीते हो, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स चल रहे हैं। या तो कोई चाय पी रहा है या फिर कॉफी पी रहा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे बहुत सारे होते हैं। टी शर्ट्स या शर्ट, ट्राउजर या जीन्स, ऐसी बहुत चीजें हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन चीजों की स्टडी करेंगे एज अ होल, और माइक्रो में स्टडी करेंगे एज अ छोटे छोटे लेवल पे, पर्टिकुलर गुड्स के एग्जांपल लेके। लेकिन मैक्रो में हम बात करेंगे एज अ होल इकोनॉमी। देखो, टाइप्स ऑफ गुड्स तो आप कहीं भी पढ़ो, दोनों का एक ही मतलब समझने के लिए होता है। लेकिन ये एक एग्जांपल है जो आपने घर के, आप डेली लाइफ में देख सकते हो। आपके घर में गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलेगा, है ना। ये भी एक आपका इकोनॉमिक सिस्टम है। अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो लोग सीएनजी गाड़ी खरीदना स्टार्ट कर देंगे, जो कि ऑलरेडी हो भी रहा है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बहुत एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम पेट्रोल की गाड़ियों को रोड्स पे कम करना चाहते हैं। तो पेट्रोल की गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आपस में क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। तो आपको ये पॉइंट समझने पड़ेंगे अपने आसपास की सराउंडिंग से, अपनी आसपास की न्यूज से, करंट अफेयर्स से इकोनॉमिक्स को रिलेट करना पड़ेगा, तभी आप इकोनॉमी के एग्जाम में 95, 98, 100 मार्क्स लेके आ सकते हो। तो समझते हैं कि क्या डिफरेंस है माइक्रो में और मैक्रो में। यहां पे हम बेसिस लेके चलेंगे, किस बेस पे हम डिफरेंस देख रहे हैं, और आगे फिर डिफरेंस को समझने का ट्राई करेंगे। डेफिनेशन: माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट अ लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ हाउसहोल्ड, अ फर्म और अ इंडस्ट्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट अ लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। अगेन यही एक कीवर्ड है जो माइक्रो को माइक्रो से बिल्कुल अलग कर देता है। माइक्रो में पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और एक फर्म के बारे में, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं इकोनॉमी एज अ होल। देखो, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं? सब कुछ स्कैरसिटी है।
चाहे मैं लैंड की बात करूं, चाहे मैं पेट्रोलियम की बात करूं, चाहे मैं एज अ ह्यूमन की बात करूं। अगर मैं मेरी बात करता हूं, आई एम प्रोवाइडिंग दिस टीचिंग सर्विसेज टू माई स्टूडेंट्स, बट मेरी एक एज है, मैं एक एज तक जीऊंगा और एक पर्टिकुलर एज तक सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। तो मेरी भी जो सर्विसेज हैं उसमें स्कैरसिटी का कहीं ना कहीं पॉइंट है। तो इकोनॉमिक पूरा सिस्टम स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज पे जुड़ा हुआ है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ा होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। यहां पे हमें इंडिविजुअल चॉइसेस करनी पड़ती हैं, प्रोडक्ट को लेके, कॉस्ट को लेके और अवेलेबल रिसोर्सेज को लेके चॉइसेस करनी पड़ती हैं। क्यों करनी पड़ती हैं? स्कैरसिटी। और स्कैरसिटी की वजह से ही पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में डिमांड, सप्लाई, ये सब कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट हुए हैं। देखो, अगर कोई गुड है या कोई लैंड है, अगर मानो अनलिमिटेड लैंड है, तो अगर अनलिमिटेड लैंड होगा तो उसकी डिमांड क्यों होगी? कोई भी जाएगा, एक लैंड एक्वायर करेगा, अपना घर बनाएगा और काम चालू करेगा। लैंड लिमिटेड है, इसीलिए लैंड का एक प्राइस है। लैंड लिमिटेड है, इसीलिए डिमांड इंक्रीज होने से लैंड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ये सब चीजें आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ोगे। और काफी कुछ चीजें आई एम श्योर कि आजकल के 11 12 के बच्चे एज कंपेयर टू, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो आजकल के बच्चे बहुत मैच्योर हैं। काफी बच्चों से जब मैं बात करता हूं तो बच्चे स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, बिजनेस के बारे में बात करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के बारे में बात करते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो टाइम आ चुका है कि कॉमर्स का बच्चा देश की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को बदल सकता है। जैसे कि पहले सब बच्चे साइंस 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 करते थे, अब नहीं है वो चीज। अब बच्चे खुद दिल से सोच समझ के, इवन उनके पेरेंट्स भी उनको कॉमर्स चूज करवाते हैं, क्योंकि कॉमर्स में बहुत स्कोप है। पहले ऐसा लगता था कि आप सिर्फ सीए बन सकते हो, लेकिन अब स्टार्टअप के, इंडिया के स्टार्टअप के नए दौर में अगर आपने कॉमर्स को अच्छे से समझ लिया, अगर आपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से समझ लिया, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, देश की तरक्की में अपना हाथ बढ़ा सकते हो। तो कॉमर्स, अकॉर्डिंग टू मी, कॉमर्स इज लव। और फेवरेट सब्जेक्ट मेरा कौन सा है? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से बढ़िया तो कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। सेकंड पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक वेरिएबल। अब इकोनॉमिक वेरिएबल माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कुछ लोकल लेवल के वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? हम कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। हम यहां पे एक लोकल लेवल पे पढ़ रहे हैं, हम कंज्यूमर इंडिविजुअल की डिमांड और इंडिविजुअल की सप्लाई की बात कर रहे हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या बात करते हैं? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, यानी कि टोटल डिमांड ऑफ अ कंट्री एंड टोटल सप्लाई विद इन अ कंट्री। हम टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं मैक्रो में। लेकिन यहां पे हम एक पर्टिकुलर लेवल, इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स। अब इकोनॉमिक एजेंट्स इकोनॉमिक्स में कौन होता है? एक इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमिक एजेंट का काम क्या है? इकोनॉमिक एजेंट का काम है डिसीजन लेना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल्स। कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री का मालिक, किसी कोई दुकान का मालिक, मैं एज अ कंज्यूमर, मैं कोई सामान लेने जाऊंगा, मेरी प्रोडक्ट की बहुत सारे कंज्यूमर अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा बढ़ा देंगे तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं मैक्रो लेवल की, तो मैक्रो पे हम इंडिविजुअल की, कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की बात नहीं करते। यहां पे हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स की। तो इकोनॉमिक एजेंट या तो इंडिविजुअल होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं। इंडिविजुअल हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फोर्थ पॉइंट हमारा सेंट्रल इशू, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको यही पता लगता है कि मेन इशू क्या है। मेन इशू है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, कि क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये सब पॉइंट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन मैक्रो के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, टोटल इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है। हम नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, हम टोटल एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं, इन्फ्लेशन की स्टडी करते हैं। हम ये सब बड़ी बड़ी चीजें लार्ज स्केल पे, वाइड एरिया पे
कहां डिस्कस करते हैं, कहां स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, मतलब एग्रीगेट। आप कंफ्यूज ना हो तो मैं लिख देता हूं एक बार, ये एग्रीगेट से एग्रीगेशन बना है। जैसे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि माइक्रो में हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हम माइक्रो के अंदर भी एग्रीगेट की बात करते हैं, एग्रीगेशन की बात करते हैं, लेकिन जो डिग्री है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज वेरी लेस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एज कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन की जो डिग्री है वो बहुत कम है अगर हम कंपेयर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। in microeconomics there is a limited degree of aggregation of economic variables compared to macroeconomics। मानो कि हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, पूरे सर्विस सेक्टर की बात करी कि सर्विस सेक्टर जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है, या सर्विस सेक्टर टोटल एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां पे हम टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम सिर्फ सर्विस सेक्टर से कंसर्न है, सिर्फ सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर तो बहुत बड़ा है। यहां पे हमने सर्विस सेक्टर के एग्रीगेशन की बात करी, लेकिन हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यस, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी एग्रीगेशन की बात करी जाती है, एग्रीगेशन से प्रोडक्ट की स्टडी करी जाती है, लेकिन उसकी जो डिग्री है एज कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वो काफी कम है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देयर इज अ वाइडर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में तो हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, वहां तो कोई डिग्री का लेवल ही नहीं है, अनलिमिटेड है। जब आप पूरी कंट्री की बात कर रहे हो, पूरी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हो, तो वहां पे आपको ये इशू आएगा ही नहीं कि आपकी डिग्री क्या है, वो तो पूरा रहेगा, फिर कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर। फिर है मेथड्स ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल का मतलब क्या है, जहां पे हम एक या दो प्रोडक्ट को लेके बात कर रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो यहां पे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। पार्शियली कुछ प्रोडक्ट की या फिर किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस और उसके आउटपुट की बात करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने से डिमांड में क्या डिफरेंस आएगा वो बात करते हैं। लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जनरल इक्विलिब्रियम का एनालाइज करते हैं, यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हम पढ़ते हैं मैक्रो में, और पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हम पढ़ते हैं माइक्रो में। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, यही पॉइंट आपको एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स दिलाएंगे। ये मैं आपको इतनी मेहनत ऐसे ही नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और 5 नंबर में आया था। अगर आप ये टेबल बना के नहीं आओगे ना 5 नंबर में, तो मार्क्स 5 नहीं मिलेंगे, और ये ऐसे मार्क्स हैं जो आपको पूरे पूरे एग्जाम में लेके आने ही आने हैं। लेकिन ये सब जो कीवर्ड्स, मैं आपको जो कीवर्ड्स पे लाइन मंगा रहा हूं ना कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस या मैक्रो इकोनॉमिक्स, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ये सब कीवर्ड आपको अपने आंसर में लिखने पड़ेंगे। अब समझेंगे हमने देखो ये समझा कि इकोनॉमिक वेरिएबल माइक्रो में क्या होता है, मैक्रो में क्या होता है, इकोनॉमिक एजेंट्स माइक्रो में क्या होता है और मैक्रो में क्या होता है। लेकिन अब बच्चे कहेंगे सर आपने पढ़ा तो दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है, हमें क्या पता है कि इकोनॉमिक वेरिएबल होता क्या है या इकोनॉमिक एजेंट्स होते क्या है। तो पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं क्या। देखो, macroeconomics variables are those economic variables which are studied at the level of economy as a whole। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स मैक्रो और माइक्रो दोनों में होते हैं, लेकिन हम आज सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स की करें तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। क्या क्या हो सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल? लेवल ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री में कितनी एम्प्लॉयमेंट है। और देखो ये पॉइंट पढ़ना कितना जरूरी है, सोच के देखो, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी ना, अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगी देश में, तो देश की इकोनॉमिक सिस्टम डूब जाएगा। अगर आप कभी ध्यान से एनालाइज करो, देखो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट एनालाइज करने का है, समझने का है, इसको आपको एज अ इकोनॉमिक सिस्टम एक पूरी कंट्री की तरह समझना है। और मैं तो कई बार बच्चों को बोलता हूं कि अपने पास की
राशन की दुकान के अगर आप इकोनॉमिक सिस्टम को समझ गए कि भाई आपका जो प्यारे दुकान वाले भैया हैं वो किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं, या उनके पास अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है, तो आपको धीरे धीरे 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद ऐसा दिखेगा कि जो प्रोडक्ट पहले 10 रुपए का था अब वो 12 रुपए का हो गया है। आप मैगी को ही ले लो, मैगी का प्राइस नहीं बढ़ा लेकिन मैगी का साइज कम हो गया है, इसे बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। तो इकोनॉमिक्स में इतनी चीजें हैं पढ़ने के लिए कि आप खुद सोच ही नहीं सकते हो। आपके आसपास सराउंडिंग्स में हर जगह इकोनॉमिक्स है। तो सबसे पहला वेरिएबल क्या है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दी कंट्री। एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करना कहां करते हैं हम, इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सेकंड हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। कोई भी गवर्नमेंट देश में हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट देश में हो, उनका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है कि नेशनल इनकम को, जीडीपी को, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज किया जाए। तो नेशनल इनकम एक और इकोनॉमिक वेरिएबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर देखो इसके बाद क्या पढ़ते हैं इसके अंदर हम, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ते हो, लेकिन जब हम डिमांड और सप्लाई मैक्रो के अंदर पढ़ते हैं तो यहां पे एक वर्ड जुड़ जाएगा। क्या वर्ड है वो, एग्रीगेट। यहां पे हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। यहां पे हम सिर्फ डिमांड सप्लाई की बात नहीं करेंगे, यहां पे हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर की, चाहे वो कंजम्पशन पे हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पे हो, चाहे वो किसी भी चीज पे हो। लेकिन हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री। यहां पे हम किसी पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर कंज्यूमर, पर्टिकुलर सेक्टर, इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे। तो ये सब कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, हो सकता है कि आप में से कई बच्चों को ये पता हो, लेकिन काफी बच्चों को ये आइडिया ही नहीं होता कि इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब क्या है। देखो इन सब की हम स्टडी करते हैं, चाहे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करें या माइक्रो में करें, दोनों के अलग अलग वेरिएबल्स हैं। लेकिन उन जिन हम पॉइंट्स की, जिन टॉपिक्स की हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वही होते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स। आपको यह पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एजेंट्स के बारे में। इकोनॉमिक एजेंट्स रेफर टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। देखो अगर मैं इकोनॉमिक एजेंट्स की बात करूं तो उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इंडिविजुअल में और एक इंस्टीट्यूशन में। इसमें क्या क्या आ सकता है, कंज्यूमर, सप्लायर, और क्या आ सकता है इसके अंदर, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कोई पर्टिकुलर फर्म। तो ये सब क्या है, ये इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। और इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं, जो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी के अंदर डिसीजन लेते हैं। अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इंडिविजुअल। इकोनॉमिक एजेंट्स दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशनल। तो इंडिविजुअल हम पढ़ते हैं किसके अंदर, माइक्रो में। इंस्टीट्यूशनल हम कहां पढ़ते हैं, मैक्रो में। इस डिफरेंस को गलती से भूलना मत कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स पढ़े जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में और इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स पढ़े जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर मैं पूरी कंट्री की बात करूं तो पूरी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम, पूरी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर डिसीजन कौन लेता है, क्या आप लेते हो, क्या मैं लेता हूं, या फिर कोई बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री लेती है, नहीं। किसी पूरी कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम के डिसीजन है वो कौन लेगा, रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि आरबीआई, सेबी,
ट्राई, IRDAI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, या ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है या ऐसा कुछ है, मैं फुल फॉर्म भूल गया हूं इसकी, लेकिन ये टेलीकॉम रेगुलेटरी है। उसके बाद IRDAI जो कि इंश्योरेंस के बारे में बात करती है। ये सब रेगुलेटरी बॉडीज हैं, RBI, सेबी, ट्राई, IRDAI। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिसीजन लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल होते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंस्टीट्यूशंस एज अ इकोनॉमिक एजेंट काम करते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होते हैं और इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे एक ऐसा पॉइंट जो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है इकोनॉमिक्स के अंदर, कि माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स मतलब क्या है इसका। सबसे पहले यह समझते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन जो माइक्रो लेवल पे लॉजिकल है, लेकिन सेम सिचुएशन मैक्रो लेवल पे लॉजिकल नहीं है। यहां पे ये तो एक ऐसी सिचुएशन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन विच इज लॉजिकल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स बट इलॉजिकल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ठहरो ठहरो ठहरो, प्यार से इसको समझने का ट्राई करते हैं कि मतलब क्या है इस बात का। तो पहले हमने ये समझ लिया, तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब क्या है। पैराडॉक्स का मतलब है कॉन्ट्राडिक्टरी, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जो माइक्रो में तो लॉजिकल है लेकिन मैक्रो में इलॉजिकल है। दोनों एक दूसरे को आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब कौन से पॉइंट है ये हम समझेंगे, किसी दो एग्जांपल लेके समझते हैं कि माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सेविंग्स, अभी आप अपने पापा के पास चले जाओ कि बोलो कि मुझे एक नया आईफोन लेके दो। वो बोलेंगे बेटा पैसों को बचाना सीखो, पैसे बचाने से आगे आने वाली परेशानियां का सॉल्यूशन निकलता है। तो आप बोलोगे पापा प्लीज यार ऐसे मत बोलो, मेरे को पैसे तो जाके मैं नया आईफोन लेके आऊं। पापा लगाएंगे खिंचा के कान पे, बोल दिया ना पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने बहुत जरूरी हैं। और ये हमें, मुझे, आपको, मेरे पापा को, हमारे दादा को, परदादा को, उनके पापा ने, मम्मी ने यही समझाया है कि बेटा सेविंग करनी बहुत जरूरी है। और एज अ इंडिविजुअल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो अगर इफ आई एम अर्निंग, जस्ट एग्जाम्पल, इफ आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज पर मंथ, सो माई फादर डेफिनेटली वुड सजेस्ट मी टू सेव some परसेंट ऑफ माई टोटल इनकम। क्या बोलेंगे वो बोलेंगे ठीक है यार 20%, 30% सेव कर लो, आगे लाइफ में काम आएगा। कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है या प्रॉब्लम नहीं आती है, क्यों आएगी प्रॉब्लम यार, सब सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। अगर आगे जाके कुछ खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, बाइक खरीदनी है, तो सेविंग कर लो, आगे जाके काम आएगा। तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन सेविंग्स का एक नेगेटिव पॉइंट हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखने को मिला। पहले सबको लगा कि सेविंग करनी बहुत सही है, सेविंग से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। 50,000 कमाओ, 30,000 सेव कर लो, 20,000 सेव कर लो, और धीरे धीरे सेविंग की आदत बढ़ती रहेगी। ठीक है, यह चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में एकदम लॉजिकल है। माइक्रो में हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, आपकी, मेरी, हमारे फादर की, हमारी प्यारी मम्मी की, हमारे रिलेटिव्स की, हमारे फ्रेंड्स की, टीचर की, सबकी। हम यहां पे इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो एज अ इंडिविजुअल मेरे लिए सेविंग्स बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, बहुत बड़े पॉइंट है। लेकिन
अब समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब सोचो, देश के सब लोग, देश के सब लोगों ने सेविंग करना स्टार्ट कर दी। देश के सब लोगों ने बोला कि सेविंग करेंगे, खर्चा करेंगे ही नहीं, सिर्फ सेविंग 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 सेविंग। अगर सब लोग पूरे देश में सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। अब सेव कैसे होगा? पैसे बचा के हम जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खरीद रहे थे उनकी डिमांड करना कम कर देंगे, पैसा खर्च कम करेंगे तो सेविंग हो जाएगी। सेविंग करने के लिए लेकिन आपको कम प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। जहां पे मैं हर महीने 5 शर्ट खरीदता हूं, वहां मैं 3 शर्ट खरीदूंगा, 2 शर्ट खरीदूंगा और धीरे धीरे 1 पे आ जाऊंगा। अब सोचो पूरी कंट्री में अगर ऐसा हो जाएगा तो जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनी शर्ट बनाती हैं, उनका तो काम खत्म, काम ठप हो गया भाई। जब शर्ट बिकनी खत्म हो गई तो काम तो ठप हो गया। अब सोचो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में सोचो, अगर सब लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे तो दोस्त इकोनॉमिक सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यह समझते हैं। अब मानो कि लोगों ने अपनी जेब में से पैसा निकालना बंद कर दिया, मार्केट के अंदर डिमांड कम हो गई। अब अगर डिमांड कम होगी तो क्या होगा? डिमांड कम होने से हमेशा इफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पे। कैसे पड़ता है? जब हम किसी शर्ट की डिमांड ही नहीं करेंगे तो शर्ट बनाने के लिए लोगों को हायर क्यों किया जाएगा? इवन जो लोग शर्ट की कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा कि ठीक है भाई, अब हमें सिर्फ 20 लोगों की नहीं 5 लोगों की जरूरत है, तो 15 लोगों को कंपनी से निकाल दो। और आपने अभी रिसेंटली कई बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में, कई बड़े बड़े फाउंडर्स की न्यूज को लेके देखा होगा कि कुछ कंपनी ने 600 लोगों को, 1000 लोगों को, एक कोई बाहर की कंपनी भी थी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 600 लोगों को, 1000 लोगों को 1 मिनट में एक वीडियो कॉल से निकाल दिया। काफी इस चीज की पूरी न्यूज में निंदा भी करी गई, काफी कंट्रोवर्सी बनी। लेकिन इसका पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव, बेसिक, ऐसा हुआ क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रोडक्ट वो कंपनी बना रही थी उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। जब उनके पास पैसा कम आएगा तो वो आगे पैसा कैसे देंगे? इसीलिए अगर इकोनॉमिक सिस्टम में डिमांड कम हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप कम हो जाएगी, और जब एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो क्या होगा? पॉवर्टी, देश में पॉवर्टी बढ़ जाएगी। जब एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लोगों का पैसा कम होगा। जब पैसा कम होगा तो पैसा कम होने से भाई एक ही बात आती है कि गरीबी, देश में गरीबी बढ़नी चालू हो जाएगी। तो यस, सेविंग्स एक ऐसा पॉइंट है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बढ़िया पॉइंट है, बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन मैक्रो के अंदर ये, अगर मैक्रो में सब लोग सेविंग करना स्टार्ट कर दें तो भाई साहब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यह बिल्कुल इलॉजिकल है। यहां पे हम बहुत ज्यादा सेविंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये समझा चुके हैं, ये सारा पॉइंट आप समझ चुके हो। क्योंकि का कोई पॉइंट ही नहीं है यहां पे। अब बिल्कुल सीधा पॉइंट है कि अगर मार्केट के अंदर लोग पैसा खर्च करना बंद कर देंगे, सिर्फ सेव करेंगे, तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। जब डिमांड कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, जब एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, यानी कि पॉवर्टी बढ़ेगी, देश में गरीबी बढ़ेगी, तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल से समझ लिया है कि माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब क्या है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई कमी नहीं। और मैं आपको यह भी कहूंगा कि आप खुद भी ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में सोचें, ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में समझें और एनालाइज करने का ट्राई करें कि मतलब क्या है इन बातों का। हम अपना आगे का टॉपिक कवर करते हैं। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में
क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, यानी कि जीडीपी की, टोटल आउटपुट की। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे देश में कोई भी सरकार हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, उन सब का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है नेशनल इनकम को एज अ होल इकोनॉमिक सिस्टम, एज अ होल कंट्री, देश की नेशनल इनकम को इंक्रीज करना। और मुझे लगता है कि यह ऑब्जेक्टिव हमेशा होना भी चाहिए। तो उस नेशनल इनकम को हम एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, कहां पे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसको पढ़ने का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है कि अगर हम नेशनल इनकम को एनालाइज नहीं करेंगे, नेशनल इनकम के बारे में नहीं समझेंगे, तो एक बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर ओए होए 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 बढ़िया बढ़िया पॉलिसीज कैसे आएंगी? क्योंकि नेशनल इनकम को एनालाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पॉलिसीज तभी क्रिएट हो सकती है जब आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे कि नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज करनी है, नेशनल इनकम क्यों इंक्रीज करनी है, या जितना हमने टारगेट रखा था उतनी नेशनल इनकम इंक्रीज क्यों नहीं हुई। इन सबको समझना बहुत जरूरी है। किसी भी यार छोड़ो, भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे प्यारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल इनकम की स्टडी करना बहुत जरूरी है। बात यहां पे खत्म। सेकंड समझेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ को लेकर। अगर कंट्री के इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होगा? वो प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, यानी कि पूरी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? दोबारा से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? पूरी कंट्री में, यानी कि बल्ले बल्ले। बिल्कुल यार। अब सोचो कि अगर एक पर्सन की इनकम 20,000 रुपए है, अब अगर उसकी एक साल बाद इनकम 50,000 रुपए हो जाती है, तो भाई वो क्या करेगा? उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगी। अब उसकी लाइफ में बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब वो नाचेगा, पार्टी करेगा, क्लब भी जाएगा, बढ़िया खाएगा, बढ़िया पहनेगा, बढ़िया घूमेगा। एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी अब उसके साथ में होगी, शादी भी करने का सोचेगा, आगे बच्चे भी करेगा। अब इन सब के अंदर ना एक पॉइंट समझने का है कि जैसे उस पर्सन की इनकम इंक्रीज हुई, उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ। उसने सोचा कि अब मैं शादी करूंगा तो शादी में एक्सपेंडिचर होगा, तो बहुत लोगों की इनकम उसके इनडायरेक्टली बढ़ेगी। अब वो शादी का बच्चा करेगा तो बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाएगा, हॉस्पिटल का खर्चा होगा। अगर आप पॉइंट को समझो तो क्रोनोलॉजिकली उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने के साथ साथ जीडीपी इंक्रीज हो रही है। तो एम्प्लॉयमेंट साइकिल को, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को समझना बहुत जरूरी है एज अ होल इकोनॉमी। वो हम कहां समझेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? रीजन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? और रीजन को जानने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हम अपने देश से अनएम्प्लॉयमेंट को नील कर देना चाहते हैं, जीरो कर देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। तभी हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं, और उसकी स्टडी हम कहां करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि मनी सप्लाई। इंडिया के अंदर मनी सप्लाई कौन मैनेज करता है? चलो मैं आपको नहीं बताता बात ये वाली।
आप सबने इकोनॉमिक्स में काफी कुछ ऑलरेडी पढ़ा होगा। जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं ना, अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी तो आपने ना एक बहुत बढ़िया मौका खो दिया। इकोनॉमिक्स इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ना कि अगर आप उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा भाई वाह, क्या मस्त कॉन्सेप्ट है। हमारे आसपास हर जगह इकोनॉमिक्स है। न्यूज़पेपर खोल के देखो एक बार, अगर इकोनॉमिक्स नहीं आती ना तो न्यूज़पेपर समझ ही नहीं आएगा। तो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि हमारे देश में मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है? चलो आपके लिए भी एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के अंदर मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। थ्योरी ऑफ मनी को समझना बहुत जरूरी है कि भाई कैसे मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, कब मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है। इन्फ्लेशन अगर है इकोनॉमी में तो क्या किया जाए। देखो फोर्थ पॉइंट यही है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। थ्योरी ऑफ मनी और थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और हमारी कंट्री का जो रेगुलेटिंग सिस्टम है वो इतना अच्छा है ना कि अगर किसी बाहर कंट्री में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है तो इंडिया में फर्क तो पड़ता है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया में फर्क काफी कम पड़ता है, क्योंकि हम उसको, हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को पकड़ के चलती हैं, संभाल के चलती हैं। तो ये सब चीजें कि इन्फ्लेशन क्यों होती है, इन्फ्लेशन का रीजन क्या है, इनके जैसे कि कोजेज क्या है, चाहे आप रीजन बोल लो, कोजेज बोल लो, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, उसके बाद उनका सॉल्यूशन क्या है, ये सब कहां पढ़ते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्योंकि इन्फ्लेशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ये सब हम कहां पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्यों होती है, डिफ्लेशन को सोल्व कैसे करते हैं। और ये सब अगर आपने अपने आगे लाइफ में कभी भी इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ करना है तो पूरा इकोनॉमिक्स इन चीजों के आसपास आपको हमेशा घूमता हुआ दिखेगा। तो जो भी आपको 11th क्लास में, 12th क्लास में, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, अकाउंट्स हो, मैथ हो, जो भी आप पढ़ रहे हो कॉमर्स लेने के बाद, तो यार मेरी आप सबसे ना एक रिक्वेस्ट है, ये क्लासेस आपका इकोनॉमिक्स का या पूरे कॉमर्स का एक बेस क्रिएट करती हैं। तो यहां पे अच्छे से पढ़ाई करो और बढ़िया तरीके से हर कॉन्सेप्ट को समझते चलो, रटो मत। रटने की जरूरत नहीं है, कुछ डेफिनेशन रटनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम के अंदर डेफिनेशन एग्जैक्टली लिखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट्स को रटने से बढ़िया समझने का ट्राई करो। नेक्स्ट समझते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है कहां पे? कमेंट बॉक्स में, कि हमारे देश में मनी सप्लाई या मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। फिफ्थ, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बजट, कुछ भी बोल लो। इंडिया के अंदर हर साल फरवरी के महीने में गवर्नमेंट बजट इशू किया जाता है। गवर्नमेंट बजट के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, एक्सपेंडिचर की बात की जाती है, रिवेन्यू की बात की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स की बात की जाती है। लेकिन हम बात यहां पे किसकी करते हैं? हम गवर्नमेंट बजट में, जो फरवरी के अंदर हर साल हमारे देश में गवर्नमेंट बजट इशू होता है। गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या क्या होता है, गवर्नमेंट बजट कैसे समझना है। और सोच के देखो, इतनी बड़ी चीज, पूरे देश का बजट आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कि गवर्नमेंट बजट बनता कैसे है, गवर्नमेंट बजट के क्या क्या पॉइंट है, किन किन चीजों में गवर्नमेंट बजट को हम डिवाइड कर सकते हैं, रिवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, किस बेसिस पे गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है, कौन बनाता है, ये सब आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम जब बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो हम बात करते हैं ट्रेड। तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या पढ़ते हैं?
या हम अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को एनालाइज करते हुए क्या समझते हैं कि जो बाकी कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसा वर्क कर रहे हैं, क्या हम ग्रो कर रहे हैं, क्या हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है या हमारा इंपोर्ट ज्यादा है। इंडिया में हमेशा इंपोर्ट ज्यादा रहता है, यानी कि एक हम डेफिसिट में रहते हैं। तो यहां पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पढ़ते हैं, और हम कहां पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बीओपी इतना बढ़िया चैप्टर है कि आपको पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा, और ये सब इन सब पॉइंट के एक अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं बुक में। हम आपको अलग अलग चैप्टर समझाएंगे और हर चैप्टर के हर पॉइंट को बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या पढ़ना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि ट्रेड की हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, हमारी इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, फॉरेन ट्रेड की हमारी पॉलिसी क्या है, और फॉरेन ट्रेड इंडिया में इंक्रीज कैसे हो सकता है, कि हम हमेशा डेफिसिट में क्यों होते हैं, सरप्लस के लिए हमें क्या करना है, ये सब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट हमने समझ लिया कि स्कोप क्या है, अब हम समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं नेशनल इनकम। पहले हमने समझा कि स्कोप क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब समझेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हमें पूरी इंडियन इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में समझा देती है। हम उसमें नेशनल इनकम भी पढ़ते हैं, टोटल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ते हैं, गवर्नमेंट बजट भी पढ़ते हैं। सेकंड, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो अगर मैं बोलूं कि मेरा एक गोल है, और मैं अभी यहां पे खड़ा हूं, हाथ भी बनाए थे यार, और मैं अभी यहां पे खड़ा हूं, मुझे इस पॉइंट से यहां पहुंचने के लिए एक रोड मैप चाहिए, एक पॉलिसी चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए। और वो प्लानिंग कहां होती है, वो प्लानिंग हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो जब हम पूरे सिस्टम का एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हम एक रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं अपने टारगेटेड, जो हमने टारगेट बनाया है उसको अचीव करने के लिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के बारे में सिखाती है कि कैसे आपने यहां से यहां पहुंचना है। एक रोड मैप क्रिएट होता है, एक प्लानिंग क्रिएट होती है। आप जैसे गवर्नमेंट बजट की बात कर लो, गवर्नमेंट बजट क्या है, वो एक प्लानिंग है कि हमने 5% जीडीपी इंक्रीज करनी है 2022-2023 में, या हम एक साल के अंदर अपने ट्रेड डेफिसिट को 3% से कम कर देंगे। ये सब क्या, ये सब एक टारगेट है। इन टारगेट को अटेन करने के लिए एक पॉलिसी और एक रोड मैप की जरूरत होती है। वो रोड मैप हमें कौन प्रोवाइड करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें वो रोड मैप प्रोवाइड करता है। फिर पढ़ेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और हर गवर्नमेंट, हर कंट्री का यह पॉइंट माइंड में रहता है कि हमारी इकोनॉमी एकदम स्टेबल चलनी चाहिए। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हम पॉलिसीज बनाते हैं, हम मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, हम फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमको एक पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, और मेजर दो पॉलिसी हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी रिलेटेड टू मनी मार्केट, मनी सप्लाई, एंड फिस्कल पॉलिसी, पॉलिसी रिलेटेड टू टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम। ये फिस्कल पॉलिसी में आएगा, इसको बनाएगी गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाएगा हमारा आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दोनों पॉलिसी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया। तो हमने ये बातें ध्यान रखनी है कि सिग्निफिकेंस क्या। और आई एम टेलिंग यू, ये जितने भी पॉइंट हम आज पढ़ रहे हैं ना, सीबीएसई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि राइट 5 सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन आते हैं और बार बार आते भी रहेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पहले समझ लिया कि बीओपी का मतलब क्या है। बीओपी का मतलब है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज बनाती है, फॉरेन पॉलिसीज क्रिएट करती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्रिएट करती है कि किस कंट्री के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है या किस कंट्री पे हमने एक्स्ट्रा सैंक्शंस लगानी है, हमने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है, इंपोर्ट को इंक्रीज करना है, कौन सी पर्टिकुलर कम्युनिटीज, कौन सी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का हमने इंपोर्ट इंक्रीज करना है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमने एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है, उसकी मार्केटिंग बढ़ानी है, लोगों को पुश करना है, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है जिससे कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सके। ये सब लेकिन पता कैसे लगेगा? ये सब पता लगेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टडी करके, बैलेंस ऑफ पेमेंट को एनालाइज करके। तो यस, ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टडी करते हैं और हमें पता लगता है कि हमारे देश में एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, ट्रेड बैलेंस का स्टेटस क्या है, जिससे कि हम नई नई अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी पॉलिसीज क्रिएट कर सके, जिससे कि हमारे देश का हम एक्सपोर्ट इंक्रीज करें और इंपोर्ट कम करें। एट द एंड तो यही ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोर्ट एक्सपोनेंशियल लेवल से बढ़ जाए और इंपोर्ट धीरे धीरे कम होता रहे। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे टोटल डिपेंडेंट हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑयल, कोल। ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके बिना कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम काम नहीं कर सकता और हम एज अ कंट्री इन दोनों प्रोडक्ट के लिए इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। इन दोनों पॉइंट में पॉवर्टी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम मनी सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉवर्टी एज अ होल कंट्री की, पूरी कंट्री में कितनी पॉवर्टी है, रीजन क्या है पॉवर्टी के, रीजंस, सॉल्यूशंस, उसके लिए पॉलिसीज, स्टेप्स, क्या लिया जाए। पहले यह समझना पड़ेगा कि देश में पॉवर्टी है क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों, लोगों की इनकम कम क्यों है, क्या स्किल का गैप है, जो मार्केट में स्किल्स चाहिए क्या हमारे बच्चों के पास वो स्किल्स नहीं है। जो बच्चे इंजीनियरिंग पास करके, जो बच्चे एमबीए करके बाहर निकल रहे हैं, क्या उनको नौकरियां मिल रही हैं? अगर नहीं मिल रही हैं तो क्यों नहीं मिल रही? एक गरीब हमेशा गरीब क्यों है, उसकी इनकम इंक्रीज क्यों नहीं हो पा रही है, और इनकम को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। ये सब बातें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेंगी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी को एनालाइज करके, एम्प्लॉयमेंट को एनालाइज करके गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन करती है। ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं करोगे तो भैया पॉलिसी फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। तो स्कोप तो हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट का बजट बनता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है, लेकिन पॉलिसी बनती कैसे है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को एनालाइज करके। तो ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सिग्निफिकेंस भी है और एक इंपॉर्टेंस भी है। पॉलिसी फॉर्मेशन जो कि बहुत जरूरी है किसी भी देश के इकोनॉमिक सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। और कैसे इंप्रूव होगा? बढ़िया सुंदर एकदम मस्त पॉलिसी बना के, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हर वेरिएबल को स्टडी करके बनती है। हमने अब तक इस चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल क्या है, इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, हमने यह भी पढ़ लिया है कि स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, सिग्निफिकेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के।
हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में स्पेशली दिए गए हैं. सो देयर इज अ पर्सन, हिज नेम इज एडम स्मिथ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. He was a professor at the University of Glasgow. His well-known work, An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, 1776 में इन्होंने लिखा था, जो उस टाइम की, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, एक बेस्ट आर्ट वर्क माना जाता था, एक बेस्ट बुक मानी जाती थी. सो एडम स्मिथ, दिस मैन विद द ब्यूटिफुल हेयर, his name is Adam Smith. He is known as the father of modern economics और father of economics. मैं आपको एक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सीयूईटी के एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. हो सकता है इस बुक का नाम दे दिया जाए और पूछा जाए कि यह बुक किसने लिखी और कब लिखी गई है, या हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. आंसर होगा एडम स्मिथ. ऐसे पॉइंट हम क्यों कवर करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सीयूईटी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे एमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की. हम सब ने 1929 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि मेजरली यूरोप और यूएसए में आया था, जिसके आने के बाद यूएसए की जीडीपी 35% गिर गई थी. अनएम्प्लॉयमेंट 3% से 25% तक इंक्रीज हो गई थी. कितने सालों में? सिर्फ 4 सालों में. यानी कि 1929 में जब क्राइसिस स्टार्ट हुआ, 1929 टू 1933 तक, या टोटल क्राइसिस का जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो क्या था कि यूएसए के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ गई, यूएसए के अंदर जीडीपी बहुत तेजी से गिर गई. अब ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होगी तो एट द एंड फाइनल लेवल पे जीडीपी, टोटल आउटपुट, प्रोडक्शन गिर जाएगा. क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो क्यों रही है? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो ही इसलिए रही है क्योंकि जीडीपी गिर गई है. जब मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी. जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया तो उससे पहले इकोनॉमी का एक क्लासिकल थॉट ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है कि अगर मार्केट के अंदर फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, बहुत सिंपल समझेंगे कि अगर इकोनॉमी के अंदर फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, यानी कि अगर काम अवेलेबल है तो वर्कर काम ढूंढते हुए काम करने आ जाएगा. तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि जीडीपी जब फॉल हो जाएगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज क्यों हो जाएगी. उनको लगा कि फैक्ट्रीज बना दो, फैक्ट्रीज बनाते चले जाओ और लोगों को काम देते रहो और पूरा इकोनॉमिक सिस्टम का काम खत्म हो जाएगा. उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं समझा. तो 1929 के डिप्रेशन के बाद, 1929 के क्राइसिस के बाद एक नया इकोनॉमिक्स का एक नया सब्जेक्ट या एक न्यू लेग इन्वेंट होती है. उसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स emerged after the British economist John Maynard Keynes published his celebrated book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. तो भाई बुक का नाम ध्यान रखना कि ये बुक किसने लिखी है? जॉन भैया ने. जॉन भैया कौन है? ये हमारे सामने क्यूट से एक अंकल है, इनका नाम है जॉन. तो जॉन अंकल ने ये बुक लिखी है. जॉन एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, वॉज बोर्न इन 1883, जिन्होंने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूके से पढ़ाई करी है. तो आफ्टर द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1929, दिस ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, द डिप्रेशन ऑफ 1929 लेड टू ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट. यानी कि जब
1929 का ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो ऑब्वियसली डिमांड गिर गई होगी। डिमांड गिरने से क्या हुआ होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी होगी। इसके बाद की साइकिल हम 2-3 बार समझ चुके हैं, मैं बार बार नहीं समझा रहा। अब आपको ये साइकिल बनानी, साइकिल समझनी, बनानी से बढ़िया समझनी, सोचनी आ जानी चाहिए। तो 1929 में जब यूएसए में, अमेरिका में और यूरोप के अंदर ये क्राइसिस हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गई। अनएम्प्लॉयमेंट शूट अप फ्रॉम 3% टू 25% between the period of 1929 to 1933. Fall in employment was accompanied with the fall in GDP. Between the period 1929 to 1933, GDP in USA fell by 33%. यानी कि इस डिप्रेशन की वजह से सिर्फ 4 सालों में यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट 3 से 25% तक बढ़ जाती है। और जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, डिमांड कम हुआ मतलब प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या होगा? जीडीपी गिर गई। तो जीडीपी 33% गिर गई 1929 से लेकर 1933 के अंदर। सिर्फ 4 सालों में जीडीपी इतना कम हो गई। तो इसके बाद लोगों को समझ आया कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंडिविजुअल स्टडी करना बहुत जरूरी है और उन्होंने उसको करना स्टार्ट किया। तो इस डिप्रेशन के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स एक एज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट सामने आया, जिसकी हम स्टडी अब इंडिविजुअल करेंगे। हमने स्टार्ट कर दी है। आई एम श्योर कि आपको आज के चैप्टर में सब कुछ समझ आया होगा। और आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है यह समझना बहुत जरूरी के साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं और आगे भी आएंगे। तो आप सबके लिए एक पहले मैंने क्वेश्चन पूछ चुका हूं कि मॉनेटरी कि हमारे देश में मनी सप्लाई या मनी मार्केट कौन रेगुलेट करता है। आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स में। एक आपके लिए एमसीक्यू है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद, आपके पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ए बी सी डी। आपने कमेंट बॉक्स में इस एमसीक्यू का आंसर देना है। अब दोगे कैसे? ऐसे लिखना कि एमसीक्यू और उसके आगे आंसर। जो भी आपको आंसर लगता है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर है, वो आंसर आपने ऐसे लिख देना है कि पहले लिखना एमसीक्यू और फिर ऐसे ब्रैकेट में उसका आंसर। और जो क्वेश्चन पहले पूछा था उसका आंसर आप ऐसे ही नॉर्मल दे सकते हो। तो देखते हैं कितने बच्चे इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको आज का चैप्टर समझ आ गया होगा। तो जैसे कि हमेशा मैं आपके लिए चैप्टर के एंड में एक मोटिवेशनल कोट लेके आता हूं और आपको आपकी सच्चाई दिखाता हूं। तो सच्चाई देखो बच्चों, ये है, अगर रिजल्ट लाने के लिए अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। अगर देश की तरक्की में, देश की डेवलपमेंट में अगर आपने हाथ बटाना है, आगे बढ़ना है, खुद के लिए भी काम करना है, अगर बेटा लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना जितना आप सोच भी नहीं सकते। बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि आपने कॉमर्स इसलिए ली है क्योंकि कॉमर्स में कम पढ़ना पड़ता है। उन सबको गलत प्रूव करने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए कि यस मैंने अपने लिए एक करेक्ट डिसीजन लिया है। और अकॉर्डिंग टू मी कॉमर्स इज द बेस्ट स्ट्रीम। इतने ऑप्शन है, इतने स्कोप है कॉमर्स के बाद कि कोई लिमिट ही नहीं है। तो बेटा अगर अच्छे रिजल्ट लेके आने हैं तो बातें नहीं करनी, रात जाग के अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो ये बात याद रखना। और आज का चैप्टर, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।